बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और मैं आज फिर थैंकफुल हूं इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज बात करने का मौका दिया है। और बात है पाकिस्तान जीडीपी ग्रोथ 2026 कि क्या अज्यूम किया जा रहा है, क्या आईएमएफ ने हमें टारगेट दिए हैं कि आपकी जो ग्रोथ है वो कितने % होनी चाहिए, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, या मेरा ख्याल है कि कितनी हो सकती है, क्या चीज़ें हैं जो हमें अचीव करने में हेल्पफुल होंगी और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इससे रोकेंगी। आईएमएफ फोरकास्ट वर्सेस इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, एक्सपोर्ट चैलेंजेस हैं, 3.2% ग्रोथ प्रोजेक्शन। ये 3.2% ग्रोथ प्रोजेक्शन आईएमएफ ने दी है कि पाकिस्तान की इस दफ़ा जीडीपी में ग्रोथ जो होगी वो 3.2% होगी। बल्कि आईएमएफ ने रिवाइज कर दी है ये ग्रोथ फोरकास्ट 3.2%, जो कि पहले 3.6% थी। ये फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ग्रोथ की प्रोजेक्शन है कि जीडीपी में इतना इजाफा होगा। अब जो ग्लोबल ग्रोथ है वो है 3.3% 2026 में एंड 3.2% जो 2027 में एक्सपेक्ट की जा रही है आउटलुक के हवाले से। तो अब जब ये फोरकास्ट दी गई कि एज्यूम किया गया इतनी ग्रोथ होगी, उसके साथ ये चीज़ें एज्यूम की गई कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी पाकिस्तान में। मैक्रो इकोनॉमी आप समझते हैं कि जो नेशनल लेवल की इकोनॉमी है उसमें स्टेबिलिटी रहेगी और कोई मेजर शॉक नहीं होगा और ग्रेजुअल रिकवरी होगी, क्योंकि पीछे इसकी जो टोटल ग्रोथ रेट है वो कम है। तो अब ये इसको रिकवर करके ग्रोथ रेट बेहतर किया जाएगा और आईएमएफ के ख्याल के मुताबिक हम अचीव करेंगे 3.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2026 में। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं हमारे, जिसमें बहुत हफीज़ पाशा साहब हैं, डॉक्टर इशफाक साहब हैं, उनके व्यूज़ हैं। बीइंग इकोनॉमी के स्टूडेंट मेरे भी कुछ अपने ख्याल आते हैं जो कि मैं अक्सर आपको जिक्र करता रहता हूँ। तो उसमें उनका कंसेंसस किस बात पे है कि मोस्ट इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट जीडीपी ग्रोथ बिटवीन 2.52 एंड 3% के दरमियान रहेगी, कि उनका कंसेंसस है, ख्याल है। और वो ख्याल क्यों है ये मैं सारी चीज़ें आगे बताऊंगा कि किस वजह से उनका ख्याल है कि कहते हैं जी 3.2% अचीव करना मुश्किल होगा, लेकिन जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर 2026 होगा उसमें ये 2.5 to 3% एक्सपेक्टेड है, की जा सकती है। उसकी रीज़न क्या है, क्यों ये ऐसे है, कंसर्न्स क्या हैं। कंसर्न्स जैसे कि मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम होती जा रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट डे बाई डे और वीक होती जा रही हैं। असल प्रॉब्लम तो ये है कि बंदा जब किसी तरक्की की राह पे चलना शुरू कर देता है तो वो अल्टीमेटली मंजिल की तरफ जाना शुरू कर देता है, लेकिन हमारा जो है डाउन वर्ल्ड लगा हुआ है। तो डाउनवर्ड क्या है, ये जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पहले से भी कम हो गई हैं। लो इन्वेस्टमेंट, हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, उसमें भी कमी है, वो भी कम आ रही है, जो मैं आगे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से और दूसरे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और स्टैग्नेंट एग्रीकल्चरलिस्ट आजकल, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर से है और इकोनॉमी से है और मैं ख़ुद भी फार्मर हूँ, साथ फार्मिंग करता हूँ। तो उसमें यह है कि एग्रीकल्चरिस्ट जो है, फार्मर इतना डिसअपॉइंट हुआ है कि वो ये चाहता है कि मैं अपनी जो फसल है उसको बीच में ही प्लाव कर दूं, हल चला दूं और अपनी फसल को अंदर ही ज़ाया कर दूं। उसकी रीज़न क्या है, मैं आपको 2 रीज़न्स हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा जो हमारे साथ हुआ। पहली बात ये हुई कि जब हम गंदम हार्वेस्ट करके हमने अपनी गंदम मार्केट में दी तो 2000 रुपये से ज़्यादा लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये बात है मई जून की, जब आपको पता है जब हार्वेस्टिंग सीज़न आता है गंदम का, तो उस वक़्त अब ये देखें कि अभी 6 महीने गुजरे हैं और 6 महीने गुजरने के बाद जिस बंदे ने वो गंदम लेके स्टॉक कर लिया है वो अब 5000 रुपये में भी नहीं दे रहा।
हमने हल चलाए, हमने खाद डाली, हमने पानी लगाया, हमने ज़मीन अपनी यूज़ की, तो हमें टोटल सब कुछ करने के बाद 2000 रुपये गंदम का रेट मिला। लेकिन जो एक स्टॉकिया था जिसने उसको बस स्टॉक कर लिया और आज 7 महीने बाद बेच रहा है, तो उसको क्या हुआ कि उसको 3000 रुपये पर मन मिल रहा है। तो ये हमारा पॉलिसी फेलियर है इस चीज़ में। एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जैसे कि मैं अक्सर अपने वो तस्वीरें भी लगाता हूँ कि आलू हमारा अब तैयार होने वाला है, तकरीबन फरवरी में हम उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो हमारा उस पर अगर पर एकड़ जो एक्सपेंस आया है वो है तकरीबन 3 लाख रुपया पर एकड़ एक्सपेंस है आलू की काश्त पे। लेकिन अगर आज की डेट में आप उसको बेचना चाहें और बाहर निकालना चाहें तो आपके हाफ भी रिकवरी नहीं होती। तो मतलब ये है कि आपने मुसलसल 2 फसलों में इतनी ही जान होती है किसान में, 2 में उसने मार खाई तो बस उसमें आगे सकत नहीं है कि वो अपने जीडीपी में कुछ कंट्रीब्यूट कर ले। ये एग्रीकल्चर के हवाले से बात हो रही थी बीच में, क्योंकि वो एक मेजर पोर्शन है एग्रीकल्चर, तो मैंने इसलिए एग्जांपल अपनी भी साथ दी। अब अगर हम पब्लिक सेक्टर ड्राइवन ग्रोथ की बात करें कि पब्लिक सेक्टर जो है इसमें क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, तो फाइनेंशियल ईयर 2025 की ग्रोथ ड्राइवन बाई पावर सेक्टर जो थी उसकी 28% थी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रोथ जो थी वो 9.9% थी। कि हमारी जो टोटल जो है वो स्पेंडिंग ओवरऑल बढ़ी। तो उसमें क्या इंडिकेटर हुआ, हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इससे क्या होता है कि स्पेंडिंग बढ़ जाती है। मीन जो अक्सर मैं बात करता हूँ, मेरे पिछले लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो उनमें ये मैंने बारहा किया हुआ है, आपको एग्जांपल दे के एक घर की बताया है कि आपकी इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है। जब भी आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा तो आपकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी, बल्कि आप लोन के तले दबते जाएंगे जैसे कि हम दबते जा रहे हैं। और फिर मोर पब्लिक हायरिंग है। पहले जो अदारे हैं वो वैसे के वैसे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे और ज़्यादा हम हायरिंग करते जा रहे हैं। और कंट्राडिक्शन विद द ऑस्टेरिटी पॉलिसी ये होती है, ऑस्टेरिटी पॉलिसी ये होती है कि जो गवर्नमेंट होती है वो ये देखती है कि यार मेरे एक्सपेंसेस अगर पूरे नहीं हो रहे तो मैं क्या करूं। वो करते हैं अपने एक्सपेंस में कट लगाते हैं, अपने एक्सपेंस में कट लगाते हैं और टैक्स बढ़ाते हैं, जिससे वो फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंस पूरा करते हैं। हम क्या करते हैं, आपने देखा कभी किसी ने अगर सुना टीवी में देखा, कोई मनाजरा सुना, कहीं से देखा कि गवर्नमेंट ने कोई कट लगाया है? कतन कट नहीं लगाया। आप देखें 18th अमेंडमेंट के बाद हमारी मिनिस्ट्रीज जो थी वो फेडरल की ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी वो फेडरल मिनिस्टर अवेलेबल हैं और आज भी वो मौजे कर रहे हैं, कट नहीं लगे हमारे। और फिर टैक्स तो बढ़ा दिए हमने। टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ कि हमारी इंडस्ट्री इकोनॉमी मजीद सुकड़ गई, तो ये हमें डिसएडवांटेज हो रहा है। तो ये पॉलिसी में कट जो लगना था एक्सपेंसेस में वो नहीं लगा, ये भी एक प्रॉब्लम है। और ग्रोथ नॉट ड्रिवन बाय प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट। तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी और एक्सपोर्ट है वो ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही। तो जब नहीं जा रही तो फिर किस तरह से हम 3.2 अचीव करेंगे? तो ये एक्सपर्ट्स के जो मुताबिक और ये चीज़ें जो हैं इनकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारी पॉसिबल नहीं रहेगा कि 3.2% हम ग्रोथ शो कर दें। अब एक्सपोर्ट्स जो है द बिगेस्ट रेड फ्लैग, सबसे जो मेरी हर वक्त इस पे गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को तवज्जो दिलाने की कोशिश होती है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बने। कि चलो हमारे पास नहीं पेट्रोल है, तेल के ज़खायर नहीं है, हमारे पास ज़मीन तो पड़ी हुई है ना, हमारे पास 3.5 करोड़ एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, जिसके लिए बाहर से हमारा ओवरसीज़ या इन्वेस्टर कारपोरेशन जो हैं वो आके उसको आबाद करके उससे प्रोडक्टिविटी करना चाहती हैं। लेकिन हम पॉलिसी हमारी ऐसी है कि हमारी वो 75 साल से जो है वो अनप्रोडक्टिव पड़ी हुई है और आज पड़ी हुई है। मैं बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ जानता हूँ, मैंने उनके पॉडकास्ट किए हैं, मैंने इन्वेस्टर्स इधर बुलाए और उनका मैंने दिखाया कि उन्होंने जाके सूडान में 4-4 हज़ार एकड़ ज़मीन जो है वो बिल्कुल बैरन ज़मीन को आबाद किया है। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर हमें मिले तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, मैं उससे ज़्यादा बेनिफिट दे सकता हूँ, अल्फ़ा अल्फ़ा उगाऊँगा, दुबई भेजूँगा, मुझे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा उससे। तो हमने वो नहीं की और हम एक्सपोर्ट की तरफ नहीं जा रहे, हम कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगा रहे जिससे हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें पैदा हों। हमारी टेक्सटाइल है, आजकल वो एहसन तनवीर साहब बार बार पलक रहे हैं कि जी हमारी 3 नस्लों ने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी की थी आज वो कूड़े का ढेर बन गई है। उससे हमारी एक्सपोर्ट होती थी, हमारा यार्न एक्सपोर्ट होता था, मेड अप्स होते थे,
वो भी ख़त्म हो गया। और उसमें बहुत प्रॉब्लम तो हमें ये आई कि हमने कपास पे रिसर्च छोड़ दी और हम ये क्या करते हैं, अब रुई इंपोर्ट करते हैं और धागा एक्सपोर्ट करके बहुत कम वैल्यू एडिशन करते हैं। हालांकि अगर हम अपना चोलस्तान आबाद करें, हम हमारी जो 3,500 एकड़ ज़मीन है उस पर रिसर्च करके अपनी कपास उगा के और हम फिर धागा करें एक्सपोर्ट या मेडअप्स करेंगे तो फिर तो फ़ायदा होगा। लेकिन आपने रुई लिंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट की और धागा एक्सपोर्ट किया तो बहुत कम इसमें मार्जिन है। ले जी, एक्सपोर्ट्स के बारे में जो मैं रोता रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ कि यार ये एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ानी, पॉलिसी मेकर की तवज्जो नहीं है, ये मज़ीद कम हो गई हैं। ये देखिए डाउनफॉल 8.7%, जो फर्स्ट हाफ है 2026 का उसमें 8.7% कम हुई हैं एक्सपोर्ट। मुल्क तरक्की करने के लिए ऊपर को जाते हैं, हम नीचे को जा रहे हैं। और हमारा जो दिसंबर की अगर आप ईयर टू ईयर फॉल देखें कि मसलन अगर आप दिसंबर देखें 2024 और दिसंबर 2025 में, अब क्या होना चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि पिछले साल से आज का हमारा बेहतर होता है। अक्सर जो हम करते हैं तरक्की वही लोग करते हैं जिसका पिछले साल से अगला साल बेहतर होता है। लेकिन हमारा क्या हुआ, हमारा पिछले साल के दिसंबर से इस साल दिसंबर में 20.41% हमारी डिक्रीज हो गई है एक्सपोर्ट। अब आप देख लें कि ये क्या, इससे हम क्या आगे अपनी नस्लों को क्या देने जा रहे हैं कि डे बाई डे हम अभी डाउनफॉल आता जा रहा है। ये मैं बातें कर रहा हूँ डॉक्यूमेंटेड, मैं हवा की बातें नहीं कर रहा, ये आप सुन रहे हैं। तो 5 कंसेक्यूटिव मंथ ऑफ डिक्लाइन, तो 5 मुसलसल पिछले 5 महीनों से डिक्लाइन आ रहा है एक्सपोर्ट में। भाई इसको कैसे रिकवर करोगे अगलों में जाके कि हमारा यकदम ऐसी क्या चीज़ होगी जिससे हमारे आएगी? तो वो प्लानिंग हमारी होगी। वो जो इंडस्ट्री जिनकी 3 नस्लें लगी हैं इंडस्ट्री बनाने में, उनकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसके लिए रॉ मटेरियल का जिम्मेदारी उन बेचारों की तो नहीं थी। रॉ मटेरियल की तो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारे गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी। यार 3.5 करोड़ एकड़ ज़मीन हमारी पड़ी हुई है, हम उस पर कपास की बेहतरीन वैरायटी लगा के उस पर रिसर्च करके क्यों नहीं हम लगा के इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते? क्यों इनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है रॉ मटेरियल? तो इसके बाद हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो अंडर स्ट्रेस है। वो तो रो के रोज़ाना इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो रोज़ाना पिटते हैं और रोज़ाना मैं भी ख़बरें शेयर करता हूँ और रोज़ाना ख़बरें आ रही हैं जी ये जो इसका फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बीमार हो गई है और वो बंद पड़ी हुई है और एक्सपोर्ट फॉल इंडस्ट्री एंड जॉब सफ़र्स। यकीनन जब एक्सपोर्ट कम होगी तो उससे क्या अफेक्ट होगा? अल्टीमेटली अफेक्ट तो यही होना है ना कि वो इंडस्ट्री जब क्लोज हो जाएगी कि उसमें जो हमारा हज़ारों नौजवान लगा हुआ है वो नौजवान बेरोज़गार होगा, बेरोज़गार होकर बाहर आएगा तो अब वो क्या करेगा? इंस्टेबिलिटी होगी, प्रॉब्लम होगी। तो ये क्यों पॉलिसी मेकर को समझ नहीं आ रही, ये मुझे भी इस बात की नहीं समझ आई। अगर हम एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो यूएसडी बिलियंस में अगर हम करें तो ये हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल जो हाफ था 2025 का, उसमें हम ये देखें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कि 16.5 बिलियन से एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा थी यूएस डॉलर की। लेकिन अगर हम 2026 की बात करें तो ये देखें ये अभी 15 से कम है, 16 तक भी नहीं हम गए। उसमें तो हमारे 16.5 से कम थी, इसमें 16 तक भी नहीं गए। तो अब ये क्या हो रहा है, लोगों की जो तरक्की होती है उसमें ग्राफ इधर से इधर को आते हैं, ऊपर को जाते हैं, लेकिन हम नीचे को जा रहे हैं। ये एक परेशानी है। और इसका अगला मैं आपको चीज़ बताता हूँ जो इससे भी ज़्यादा परेशान कौन है, वो ये है कि इंपोर्ट हमारी बढ़ती जा रही है। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो वो कोलैप्स होती जा रही है। उसकी वजह क्या है? यार हम किसी को इधर अगर फैसिलिटी देंगे, कोई अच्छी फैसिलिटी देंगे, हम उनके लिए इंडस्ट्री में आके उनको फंसा के ऊपर टैक्सीज का धड़म तख्ता कर देंगे तो वो क्यों आएगा? वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, लोग दौड़ेंगे। तो अब जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज हुई है 43% से। वजह क्या है कि आपने इधर एनवायरनमेंट ही नहीं दिया हुआ उसका। पॉलिसी मेकर अगर उसको एनवायरनमेंट देंगे अपने बाहर के इन्वेस्टर को कि इससे वो कोई कमाई के लिए ही आएगा, अदरवाइज अपना मुल्क छोड़ के क्यों आएगा? यार हमारा ओवरसीज़ जो है वो चाहता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकालूँ अब मुझे, क्योंकि आपको पता है कि अरब रियासतें उनको नेशनैलिटी तो देती नहीं है, उन्होंने सरमाए अपनी ज़िंदगियाँ लगा के इकट्ठे किए हैं, उनका दिल है कि हम आगे पाकिस्तान में करें। मैं बहुत सारी फैमिलीज़ को जानता हूँ, बल्कि मैं एक दिन कोशिश करूँगा कि एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा। एक मेरे अजीज़ हैं जिन्होंने आके इधर बहुत ज़बरदस्त इंडस्ट्री लगाई, बड़ा ज़बरदस्त अपना प्लांट लगाया, बड़ी अच्छी मशीनरी थी उनकी। उन्होंने जब ये सब कुछ बना लिया, काम शुरू किया, तो उनका एक पार्टनर जो पाकिस्तानी था उस पर कोई नैब का केस बना और उन्होंने उनके सारे अकाउंट अटैच कर दिए।
अब वो बेचारा जो है ना पिट के मर गया कि मैं तो सऊदीया से पैसा आया है, सऊदीया से मुझे प्रोजेक्ट का पैसा मिला है, मैं करना चाह रहा हूँ, रुल के मर गया और आखिर वो अपनी चीज़ें एज इट इज़ बंद छोड़ के दोबारा सऊदीया जाके उसने अपना काम शुरू कर दिया है। तो वो मेरा है, किसी दिन मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री आपको बना के कोशिश करूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरह से हम इन्वेस्टर के साथ सलूक कर रहे हैं। तो ये जो है हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये डिक्रीज़ हो रही है। अब ये देखें कि इसमें 43% इसमें डिक्रीज़ आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यूएस डॉलर्स की हम बात करें तो हमारे पास जो है वो पहले थी 1.425 बिलियन, अब जो है 808 मिलियन है इन्वेस्टमेंट। तो ये आप देख लें कि ये हमारे पॉलिसी मेकर क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट बोर्ड क्या कर रहे हैं, हमारा जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा जो स्पेंडिंग के अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो स्पेंडिंग कर रहे हैं, कमाने वालों की तो चलो बात छोड़ो, लेकिन जो स्पेंडिंग कर रहे हैं उन्होंने इतनी स्पेंडिंग करके कहाँ आ रही है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट एट 50 ईयर लो, सुन ले जी, पिछले 50 साल में सबसे लो जो हुआ है वो हमारी इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट पिछले 50 साल से जो कम तरीन है। और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस रिमेन वीक, ज़ाहिर है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस तो वीक रहेगा जब वो पैसा लेके आया है कमाने के लिए और हमने उसको इधर फंसा के उसको केसों में उलझा दिया, केसों में उलझाने के बाद उसका सारा पैसा ज़ाया कर दिया, टाइम ज़ाया कर दिया। तो अब वो भाई क्यों आपसे खुश होगा, वो क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। वो मैं दिखाऊंगा किसी दिन आपको इंडस्ट्री के जिसमें वो बंद करके ताले लगा के बेचारे वापस सऊदीया चले गए हैं। तो नो इन्वेस्टमेंट नो फ्यूचर ग्रोथ। ज़ाहिर है आपका जो किसान है वो फंसा हुआ है, वो मरा हुआ है, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपका कैपिटल वाला जो इंडस्ट्री वाला था वो 3-3 नस्लों से जहाँ से उन्होंने इंडस्ट्री शुरू की, आज जाके उनकी ग्रोथ हुई, तो वो बेचारे की इंडस्ट्री बंद होकर कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। अब क्या है कि आपको उम्मीद थी कि हमारा जो 25-25 साल से 50 साल से बाहर बैठा हुआ ओवरसीज़ है वो चाहता है कि यार मैं चलो मरूँ आके अपने पाकिस्तान में, मेरी कब्रें पाकिस्तान में बन जाएं तो मैं इधर कोई अपना सेटअप कर दूं, एक मेरे बच्चे इधर रहें। लेकिन वो बेचारे आते हैं इन्वेस्टमेंट लेके और हम उनको इतना जलील करके, इतना तंग करके ऐसे निकालते हैं कि वो आने का फिर नाम ही नहीं लेते। तो ये पॉलिसी मेकर्स को इस पर सोचना पड़ेगा और ये बड़ा फेलियर है हमारी पॉलिसी का कि हम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा माहौल नहीं बना रहे और हमारी इन्वेस्टमेंट कोलैप्स कर रही है। लें जी अगली बात आ जाए कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अब यूएस डॉलर में मैंने ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की है। ये 2025 में हमारे पास इतनी आई थी इन्वेस्टमेंट और ये 2026 में देख लें कि वो उसमें कम हो रही है और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है मज़ीद फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। आज इसके ऊपर जो सबसे हमारी अगली प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेड डेफिसिट वर्ष से वर्ष तर होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है कि हम एक्सपोर्ट तो हमारी कम होती जा रही हैं और इंपोर्ट को फिर बढ़ाता है। ये देखें, ये दोनों ग्राफ नीचे को आ रहे थे आपके, एक्सपोर्ट का भी नीचे को आ रहा था, इन्वेस्टमेंट का भी नीचे को आ रहा था, तो इंपोर्ट का अब ऊपर चला गया है। तो इंपोर्ट क्या हुई है 11.28% जो है वो उससे बढ़ गई है, जो कि 34.4 बिलियन डॉलर हो गई है कि हमारा पैसा बाहर को जा रहा है। हम वो लग्जरी चीज़ें या इस तरह के इंपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेडर मुल्क बन गया है कि वो बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं और इधर वो उनको बेच के, तो ये हमारी इकोनॉमी रह गई है। हम प्रोडक्शन वैल्यू एडिड कुछ नहीं कर रहे, तो ये हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है इस हाल में भी। तो जब ये ट्रेड डेफिसिट जो अगर यूएस डॉलर्स में बात करें तो वो फर्स्ट हाफ में हमारा 19.2 बिलियन जो है वो डॉलर हमारा ट्रेड डेफिसिट आ गया है, तो जिसको हम रिकवर कर सकते हैं, पॉलिसी मेकर्स इसको रिकवर कर सकते हैं अच्छी पॉलिसीज दे के। तो दिसंबर की अगर हम एक्सपोर्ट लॉस की वजह से करें तो हमारे 594 मिलियन का जो है वो डेफिसिट है। तो इसी तरह एक्सटर्नल इम्बैलेंस रिस्क जो है वो डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। अगर बढ़ता जा रहा है तो फिर हमारी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, 3.2% हम ग्रोथ कैसे लेंगे जो IMF हमें दे रहा है। लें जी, ये पहले ग्राफ इधर बड़ा होता था उधर छोटा होता था, अब इंपोर्ट की बारी आई है। तो इंपोर्ट जो है 2025 के जो हाफ में थी वो ये देखें 18 से कहीं कम थी और अब जो 26 की है वो उसने 19 को भी क्रॉस कर लिया है। ये मैं आपको US बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, पाक रुपये की बात नहीं कर रहा। अब अगर हम आके एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर के बारे में तो मैंने अपनी स्टोरी भी आपको सुना दी कि जो हमारे साथ खुद हो रहा है वो क्या है।
और इंडस्ट्री के बारे में वो अक्सर तनवीर साहब अक्सर बेचारे अपनी सुनाते रहते हैं। एग्रीकल्चर जो है मैंने आपको बता दिया कि वो गंदम में हमारे साथ क्या हाल किया और अब आलू में क्या हो रहा है, और किसान जो है वो अपनी जो सारी फसलें हैं वो उसी में हल चला रहा है और ज़मीन के अंदर ही दबो रहा है। और इंडस्ट्री अंडर प्रेशर, ये इंडस्ट्री का भी वो एसएम तनवीर साहब की अक्सर हम सुनते रहते हैं कि वो फैसलाबाद की इंडस्ट्री की खबरें आती रहती हैं कि टेक्सटाइल जो जिस मेजर एक्सपोर्ट थी हमारी वो बंद हो गई। नो वायबल ड्राइवर्स जो हमें टर्न डाउन ड्राइव जो कोई वायबल हमें नज़र नहीं आ रही कि जिससे कोई टर्न ऐसा आएगा कि हमें वो बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा, अभी तक इसमें कुछ नहीं है। इफ़ इंडस्ट्री इज़ नॉट ग्रोइंग वेयर विल जीडीपी ग्रोथ कम्स फ्राम, ये मेरा भी क्वेश्चन है, ये मेरे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका भी क्वेश्चन है, ये मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनका भी क्वेश्चन है कि जब हम इंडस्ट्री बंद कर देंगे, एग्रीकल्चर को तबाह कर देंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे तो हमारी जीडीपी कैसे ग्रो करेगी। ये आज का क्वेश्चन है पॉलिसी मेकर से। मैंने आप तक ये क्वेश्चन पहुंचा दिया है, मैंने भी डॉक्यूमेंटेड आपको ये बात की है। अब आप लोगों का फ़र्ज़ है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके पॉलिसी मेकर तक ये बताएं और उन तक ये क्वेश्चन बताएं कि यार जब आप इंडस्ट्री को तबाह कर देंगे, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आने देंगे, आप इंपोर्ट बढ़ाते जाएंगे, आप ये काम करेंगे तो ये कहाँ से आएगी, जीडीपी में ग्रोथ कहाँ से आएगी। बस ये एक क्वेश्चन है जो आपने आगे पहुंचाना है और आगे हमें बताना है इसका। अच्छा, अब अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक व्यू की बात करूं तो क्या हो सकता है कि लो इन्फ्लेशन है, लेकिन अगर आप मार्केट में अपने लिए चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो सस्ती नहीं है। वो अब गवर्नमेंट के जो कंज्यूमर इंडिकेटर्स हैं वो लो इन्फ्लेशन शो करते हैं, लेकिन जो भी मार्केट में मैंने तो जो चीज़ें अपनी ख़रीदता हूँ या किसी घर के लिए ख़रीदता हूँ मुझे कभी वो कोई सस्ती नहीं मिली। रिलेटिवली एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है और पॉसिबल मॉनेटरी ईजनिंग है और जीडीपी ग्रोथ कुड रीच 3 to 3.75% अंडर आइडियल कंडीशन में ये जीडीपी बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या हो कि स्टेबिलिटी हो, मॉनेटरी इजीनेस हो, तो फिर जाके कहीं ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन करंट सिचुएशन में ये नहीं लगती। तो अगर हम ग्लोबल एंड स्ट्रक्चरल रिस्क की बात करें तो आपको पता है ट्रेड एंड टैरिफ का जो वार है वो पिछले दिनों आपने देखा है कि पाकिस्तानियों के लिए ट्रंप ने वो बाहर जाने का भी रोक दिया। जो हमारा लोग बाहर से पैसा कमाते थे, बेचते थे, वो अमेरिका में अब परेशानी लग गई। और अगर कोई ट्रेड टैरिफ ऐसे लग गया कहीं तो वो एक हमारे लिए वार्निंग है, रिस्क हैं। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हमें आपको पता है चलती रहती है आजकल, ये ईरान पे जो ट्रंप साहब की वो धमकियां चल रही हैं ये अफेक्ट कर रही हैं और हमारा जितना इन्वेस्टर है वो गोल्ड और चांदी को पड़ा हुआ है, सारा पैसा उन्होंने निकाला है और वो गोल्ड ख़रीदते जा रहे हैं और चांदी ख़रीदते जा रहे हैं धड़ाधड़। वो जो जितनी इन्वेस्टमेंट थी उधर जाके और उनके रेट इतने पहुंच से बाहर हो गए कि अब लोग ख्वाब देखेंगे कि बच्चों को हमने जनाब जेवर और ये चीज़ें डालनी है। टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ अनसर्टनटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है जैसे जैसे उसकी ग्रोथ आ रही है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्नोलॉजी उसको ख़त्म कर रही है। जैसे कि अभी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो पेट्रोल और डीजल वाली को ज़ाहिर है उसमें ओवरकम करेंगी। तो ये चीज़ें जो है जो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होगी वो भी प्रॉब्लम होगी। स्ट्रक्चरल वीकनेस इन एक्सपोर्ट्स एंड एनर्जी कॉस्ट, हाँ ये जो हमारी एक्सपोर्टर जो अक्सर शिकायत करते हैं वो ये करते हैं कि हमें एनर्जी की कॉस्ट बड़ी महंगी पड़ती है। हमें जो कॉस्ट पड़ती है और जो हमारे दूसरे रीजन में बाकी लोगों को पड़ती है उसमें बहुत फ़र्क है। हम सेंट्स पे बात कर रहे होते हैं कि इतने सेंट का हमें मार्जिन मिल जाए तो हम एक्सपोर्ट कर लें, ऑर्डर पकड़ें, लेकिन हमारी कॉस्ट एनर्जी की वजह से इतनी महंगी हमें पड़ रही है कि हम उसमें अपनी कॉस्ट को ही ओवरकम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ये प्रॉब्लम आती है, तो इसका भी हमें सोचना है। और IMF रेजिलिएंट नैरेटिव्स एंड डिप्लोमेटिक ऑप्टिमिज्म जो है वो तो होगा यकीनन। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की, सारी चीज़ें जो मैंने बताई आपको, तो उसको अगर हम कंक्लूड करें तो IMF की जो फोरकास्ट है वो टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने FDI की, एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, एग्रीकल्चर सेक्टर ये की बात की कि उनको हम ओवरकम करें तो तब ये पॉसिबल है।
इकोनॉमिक रियलिटी क्या है, स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट विदाउट किसके, एक्सपोर्ट रिवाइवल। अगर आप एक्सपोर्ट का रिवाइवल नहीं करेंगे तो फिर ये कतन आपका लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की रिकवरी नहीं करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही है, जो डे बाई डे कम होती जा रही है, आप इन्वेस्टर के लिए माहौल नहीं बनाएंगे तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम है। अगर आप एनर्जी एंड कम्पिटिटिवनेस रिफॉर्म्स जो हैं वो मैंने आपको जैसे बताया कि अगर एनर्जी हमारा इधर का जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि जी मुझे एनर्जी कॉस्ट महंगी पड़ती है कि मैं कम्पीट नहीं कर सकता अपने एरिया में, तो ये कम्पिटिटिवनेस उसको लगा के रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी ताकि वो हमारा एक्सपोर्टर ईजी हो। और ग्रोथ विल स्टे बिलो पोटेंशियल, तो जो ग्रोथ है वो पोटेंशियल से नीचे है, हमारा पोटेंशियल ज़्यादा है, हम पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इसमें शायद इंटरेस्टेड नहीं है, जिन लोगों को हमने आगे लगाया हुआ है वो शायद इंटरेस्टेड नहीं है। तो मैंने ये बातें आपको सारी बताने का ये मकसद था कि डे बाई डे हमें प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं, इकॉनमी हमारी ये कह रही है, आईएमएफ की शराइत हमारे पास ये हैं, इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं, और हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ये बात पॉलिसी मेकर तक हमने पहुंचानी है। किस तरह पहुंचेगी आपको भी पता है कि आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो पॉलिसी मेकर तक ये बात पहुंच जाएगी। तो जब पहुंच जाएगी तो इंशाल्लाह इसमें रिवाइवल शुरू हो जाएगा और बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।